अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? आज हम फिजिक्स 9th का टॉपिक डिस्कस जो करेंगे वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पहले हमने दो डेफिनेशन पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिस्टम क्या चीज है। अगर दो या दो से ज्यादा बॉडीज इंटरैक्ट हो रही हूं, आपस में एक खास बाउंड्री के अंदर हो, उसको सिस्टम कहा जाता है। A group of bodies within a certain boundaries is called a system। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? दो या दो से ज्यादा इंटरएक्टिव बॉडीज पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो रही हो तो उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। A group of interactive bodies upon which no external force is acting according to law of conservation of momentum, the momentum of an isolated system of two or more than two interactive bodies remain constant। दो या दो से ज्यादा अजसाम जो है, दो या दो से ज्यादा बॉडीज जो है, अगर वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मौजूद है, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो उनका जो मोमेंटम है वो कंजर्व करेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट के मीनिंग्स क्या होंगे यहाँ पे कि अगर दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में टकराती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, तो जाहिर बात है मोमेंटम डिपेंड कर रहा है मैस और वेलोसिटी पे। जब वो टकराएंगी तो उनके मैसेज तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन उनकी वेलोसिटीज वेरिएट करेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। फर्ज किया हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक m1 है और एक m2 है। एक का मैस m1, उसकी वेलोसिटी u1, और दूसरे का मैस m2 है, उसकी वेलोसिटी u2 है। ये एक लीनियर वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। अगर u1 ग्रेटर होगी u2 से, तो ये m1 जो है m2 के साथ जाके स्ट्राइक करेगा। तो जब ये दोनों स्ट्राइक करेंगे, दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, m1 और m2, तो उसके बाद दोनों की वेलोसिटीज जो है वो चेंज हो जाएगी। सपोज m1 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो है वो v1 हो गई और m2 की आफ्टर कोलिजन v2 हो गई। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा है, टकराने से पहले और टकराने के बाद जो है इनकी जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा। सपोज m1 है, उसका इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 वो है m1u1। इसी तरह से इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 जो है वो m2u2 है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम दोनों का जो है वो हम ऐड करेंगे तो वो बनेगा m1u1 प्लस m2u2। इसी तरह से जब टकराएंगे तो उसके बाद चूंकि वेलोसिटीज चेंज हुई है, तो फाइनल मोमेंटम का नेम दिया जाएगा या मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 जो है वो होगा m1v1। इसी तरह से फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 जो है m2v2 होगा। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है अब दोनों का मोमेंटम ऐड किया जाएगा और वो होगा m1v1 प्लस m2v2। हमने अभी पढ़ा है कि दो या दो से ज्यादा इंटरएक्टिव बॉडीज का आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मोमेंटम कंजर्व करता है। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद
हमेशा कांस्टेंट होगा। मीनिंग क्या बोले कि बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का है वो है m1 u1 प्लस m2 u2 और टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो है m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो सेम होगा। इसकी एक और एग्जांपल भी हम न्यूटन थर्ड लॉ क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जब एक किसी बालून से जिसके अंदर एयर फिल्ड की गई हो, अब वो पहले स्ट्रेचरी है तो उसका मोमेंटम जीरो होता है। जब हम उसको छोड़ते हैं, एयर रश आउट करती है, बाहर के जानिब निकलती है, तो दूसरी साइड में बालून मूव करता है। अब उन दोनों का मोमेंटम तो क्रिएट हुआ है लेकिन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है और दोनों का मोमेंटम सेम होता है, लिहाजा उनका सम जो है वो जीरो के ही बराबर होगा। मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसकी एक और एग्जांपल बुक के अंदर दी गई है कि जैसे कि हम अगर गन फायर करते हैं, उसके अंदर बुलेट डाल के फायर की जाती है, तो गन फायर करने से पहले चूंकि रेस्ट में होती है, बुलेट भी रेस्ट में है, तो टकराने से पहले, कोलिजन से पहले जो उनका मोमेंटम होता है वो हमेशा जीरो होता है, जबकि टकराने के बाद बिफोर कोलिजन जो है वो मोमेंटम जीरो होता है और आफ्टर कोलिजन, अब टकराने के बाद जब फायर किया जाता है तो जो बुलेट है वो आगे की जाने मूव करती है जबकि गन पीछे की जाने रिकॉइल करती है। तो टकराने के बाद उनका मोमेंटम सब फर्ज किया, बुलेट का मास स्मॉल है और उसकी वेलोसिटी v है स्मॉल, और गन का मास कैपिटल m है और उसकी वेलोसिटी कैपिटल v है। तो टकराने के बाद उनका मोमेंटम जो टोटल होगा वो m v स्मॉल और कैपिटल, जबकि बिफोर कोलिजन उनका मोमेंटम जीरो था। अब अगर हम ये कैपिटल D की वैल्यू यानी गन जो रिकॉइल करती है वो वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये जो m v है स्मॉल के उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि इधर वो ऐड हो रही है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब m जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत ग्रेटर है ऊपर वाले मास की निस्बत, लिहाजा जो गन है वो हल्की सी रिकॉइल होती है, हालांकि जो बुलेट है वो इतनी स्पीड के साथ चल रही होती है। यही एग्जांपल हम रॉकेट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो रॉकेट्स के अंदर भी सिस्टम यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तहत वर्क करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पहली बात ये शर्त है कि सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो उस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले सिस्टम को आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो या दो से ज्यादा बॉडीज जो इंटरैक्ट होगी उनका मोमेंटम कंजर्व करेगा, टकराने से पहले और टकराने के बाद हमेशा कांस्टेंट है। आज के लिए इतना ही लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।